एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्रुप है ग्लैंड्स का जो हार्मोन रिलीज करते हैं और बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। अब हार्मोन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे है, क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं वो इजीली क्यों क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि क्यों डिफ्यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर है। इसी वजह से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए या थायराइड हार्मोन्स हो गए वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन की जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो ये सरफेस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स जो होंगे वो वहाँ उनसे बाइंड करेंगे ये, फिर जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे। कौन से होते हैं सेकंड मैसेंजर्स? जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया या कैल्शियम आयन हो गया। उसके बाद कौन सा स्टेप होगा? प्रोटीन की फास्फोराइलेशन होगी या डीफास्फोराइलेशन। उसके बाद उसके रिजल्ट में क्या होगा? रेगुलेशन होगी प्रोटीन की कहें या एंजाइम की कहें। दिस इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सेल के अंदर होगा। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं जैसे कि स्टीरॉइड हो गए या थायराइड हार्मोन्स हो गए उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इंट्रासेल्युलरली होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो डायरेक्टली क्रॉस करके आएंगे यहाँ से थायराइड हार्मोन एंड स्टीरॉइड हार्मोन्स रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, मैसेंजर आरएनए बनेगा और सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अच्छा, लिपिड सॉल्युबल कौन कौन से हो गए? थायराइड हार्मोन या स्टीरॉइड हार्मोन। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे, पेप्टाइड हार्मोन्स ये हो गए स्टीरॉइड या थायराइड हार्मोन्स। ये यहाँ बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर से, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और सिंथेसिस होगी। यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर्स से आके बाइंड करेंगे तो न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर ऐसे नहीं होता। पेप्टाइड हार्मोन्स में होता है कि ऑलरेडी मेड प्रोटीन्स होती हैं, उनकी रेगुलेशन होती है, सिंथेसिस नहीं होती है, जस्ट रेगुलेशन होगी। और स्टीरॉयड यानी कि लिपिड सॉल्युबल के अंदर जस्ट सिंथेसिस होगी और वहाँ पे जस्ट रेगुलेशन होगी। अब स्टीरॉयड या थायराइड हार्मोन्स हो गए। अब वाटर सॉल्युबल, मोस्टली बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स या पैराथायराइड हार्मोन्स हो गए, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं, पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। या इंसुलिन हो गया, मतलब पेनक्रियास के जो हार्मोन है, ग्लूकागॉन हो गया, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाउ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि रिलीज ऑफ हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म? वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे होगा? फॉर सपोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गई है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, उसके रिजल्ट में क्या होगा? इंसुलिन सीक्रेट होगी, सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो दैट विल स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास टू सीक्रेट द इंसुलिन। जब इंसुलिन सीक्रेट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये कंसंट्रेशन जैसे ग्लूकोज की कम होती जाएगी ब्लड के अंदर, फिर दिस विल अल्टीमेटली स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा, दैट विल अल्टीमेटली स्टॉप द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बाय व्हिच हार्मोन रिलीज इज कंट्रोल्ड। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम में लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के मेजर क्लासेस देखेंगे। जैसे कि रिसेप्टर्स लिपिड सॉल्युबल के कहाँ होते हैं? इंट्रासेल्यूलर, मोस्टली इन द न्यूक्लियस।
और वाटर सॉल्युबल के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड सॉल्युबल के इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, सेल के अंदर जाएंगे और अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। वाटर सॉल्युबल क्रॉस नहीं कर सकते, इसी की वजह से ये आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। फिर यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन्स आएंगे, वो बाइंड करेंगे। एक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का जो एक्शन होता है वो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई या एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन्स को, जो पहले से बनी होती हैं उनको मॉडिफाई करेंगे। किसके थ्रू करते हैं? सेकंड मैसेंजर्स जो बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स आके उनसे बाइंड करेंगे, फिर जी प्रोटीन एक्टिव होगी, उसके बाद सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे, उसके ज़रिए प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि एक्टिवेट होंगे प्रोटीन्स, या हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन होगी। तो डिफरेंस क्या हुआ? लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे और वाटर सॉल्युबल मॉडिफाई करेंगे प्रोटीन्स को, जो ऑलरेडी बनी होती हैं प्रोटीन्स, उनको मॉडिफाई करेंगे। अब स्टोरेज, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, नॉट स्टोर्ड। क्यों स्टोर नहीं होते? क्योंकि ये तभी बनते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तब ये बनते हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, थायराइड हार्मोन्स, वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का चक्कर होता है, तो वो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो तब बनते हैं जब उनकी ज़रूरत होगी। मीन्स के जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में स्टीरॉयड होंगे, वो उनकी जो फॉर्मेशन होती है यहाँ के, यानी कि सिंथेसिस होगी, वो पल्सेटाइल होगी, और थायराइड हार्मोन्स की कंटिन्यूअस होगी। और ये स्टोर नहीं होते। स्टोर क्यों नहीं होंगे वेसिकल्स में? क्योंकि वेसिकल्स भी लिपिड्स के ही बने होते हैं, तो लिपिड लिपिड में कैसे स्टोर होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे जो ये स्टोर होते हैं, स्टोर्ड वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उनके साथ कैरियर्स होते हैं, यानी कि वो प्रोटीन बाउंड होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये फ्री हार्मोन्स होंगे, ये फ्री हार्मोन्स होंगे, और ये प्रोटीन बाउंड होते हैं। Lipid soluble hormones are protein bound, they are attached with proteins। और वाटर soluble ये फ्री हार्मोन्स होते हैं, बट इनकी ना एक एक्सेप्शन है दोनों के अंदर। लिपिड soluble के अंदर मोस्टली सारे प्रोटीन बाउंड होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी है? जो एड्रिनल एंड्रोजेंस होते हैं, ये प्रोटीन बाउंड नहीं होते, ये फ्री हार्मोन्स होते हैं। ये एक्सेप्शन है लिपिड soluble हार्मोन्स के अंदर। और वाटर soluble हार्मोन्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, सारे फ्री हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एक होता है जो प्रोटीन बाउंड होता है, वो होता है आईजीएफ, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये प्रोटीन बाउंड होगा। उसके बाद हाफ लाइफ पे आते हैं। हाफ लाइफ लिपिड सॉल्युबल की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि लॉन्ग हाफ लाइफ होगी। मीन्स के आवर्स से लेके डेज तक हो सकती है। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, मिनट्स के अंदर इसकी हाफ लाइफ होगी। तो ये सारे मेजर क्लासेस हैं लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के। इसके अंदर एक्सेप्शन याद रखना ज़रूरी है। जो एड्रिनल एंड्रोजेंस होते हैं वो फ्री हार्मोन्स होते हैं इन द कैटेगरी ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के अंदर सारे फ्री हार्मोन्स होते हैं, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज आईजीएफ, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो फ्री नहीं होता, वो प्रोटीन बाउंड होगा। और हाफ लाइफ की बात हो गई, लिपिड सॉल्युबल लॉन्ग हाफ लाइफ और वाटर सॉल्युबल शॉर्ट हाफ लाइफ।